अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे चैप्टर 1 का। लेक्चर नंबर 5 में स्टूडेंट हमने बात की थी कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो उसके साथ हम उसकी डाटा की टाइप को भी डिक्लेयर करवाते हैं। तो डाटा की जो हम टाइप डिक्लेयर करवाते हैं, इंट, फ्लोट, करैक्टर, साइन इंट, अनसाइन इंट, इससे मुराद ये है कि उस लोकेशन में जो वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक लोकेशन है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। उस लोकेशन में किस किस्म का डाटा स्टोर होना चाहिए। अगर हम किसी वेरिएबल की टाइप इंट लेते हैं तो इससे मुराद ये है कि इंटीजर डाटा स्टोर होगा। अगर हम किसी वेरिएबल की टाइप करैक्टर लेते हैं तो करैक्टर मीन एक सिंगल करैक्टर, स्ट्रिंग नहीं, पूरा नाम नहीं देना, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स नहीं देने, सिर्फ सिंपल एक करैक्टर जो कि सिंगल कोटेशन में बंद होगा। जब हम किसी वेरिएबल की टाइप फ्लोट लेते हैं तो फ्लोट से क्या मुराद है कि हमने पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है और जो 6 प्रिसीजन वैल्यू यानी पॉइंट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 6 डिजिट को प्रिंट करवाएगा। हम आगे चल के ऐसे प्रोग्राम भी बनाएंगे, हमारे चैप्टर 2 में ऐसे प्रोग्राम हैं जब हम प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ेंगे कि हम जो फ्लोट वैल्यू है जो 6 डिजिट पॉइंट के बाद प्रिंट करवाता है उसको हम कम भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं उसको कंप्लीट करें, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना, इनिशियलाइज करवाना, ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी, लेक्चर 6 चैप्टर 1 ये आज स्टूडेंट हम शुरू करेंगे। पहले देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 में हमने बात की थी कि डाटा की टाइप्स। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। द डाटा टाइप not only describe the type of data to be stored inside the variable but also the number of bytes that the compiler need to reserve for the data storage। यानी ना सिर्फ ये बताता है जब हम वेरिएबल की डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर होगा, बल्कि कंपाइलर को हम बताते हैं कि जो डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसमें कितनी स्पेस कंज्यूम करे। इंट, फ्लोट, करैक्टर, ये हमारी क्या है, डाटा की टाइप है। फिर हमने बात की थी कि इंटीजर, उसका जो कीवर्ड है वो स्टूडेंट इंट है और इसकी फर्दर दो टाइप बनती हैं, साइन इंट और अनसाइन इंट। जो बाय डिफ़ॉल्ट इंट की टाइप है, जब सिंपल करते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 2, इससे क्या मुराद है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट साइन इंट है। साइन इंट से क्या मुराद है कि इसमें हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही स्टोर करवा सकते हैं और ये कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स जो है स्पेस कंज्यूम करता है जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। अब इसकी रेंज मैंने बताई थी कि आप जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज इसकी जो है वो सेट कर सकते हैं। जब हम मैक्सिमम या मिनिमम रेंज की बात करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 0 और फिर हमारा 1, 2, 3 अप टू दिस लिमिट, ये वाली लिमिट जो हमारी, ये हमारी क्या है, मैक्सिमम। यानी यहाँ पे हम 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7, ये मैं मैक्सिमम रेंज रख सकता हूँ। 0 से लेकर ये रेंज मेरी मैक्सिमम है। उसके बाद चूँकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही स्टोर होते हैं, लिहाजा 0 के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जी, -1, फिर -2, और ये स्टूडेंट हमारी क्या होगी, एक मिनिमम रेंज होगी। और जब हम किसी भी वेरिएबल की जब डाटा टाइप डिक्लेयर करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट साइन इंट है। साइन इंट से क्या मुराद है कि हमारे पास मैक्सिमम ये वैल्यू होनी चाहिए। इससे अगर मैं ज़्यादा वैल्यू लूँगा तो एक एरर जनरेट होगा, उसको हम कहते हैं जी ओवरफ्लो एरर। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, 0 के साइड पे मेरी नेगेटिव वैल्यू है, तो मिनिमम रेंज मैंने ये रखनी है। अगर इस रेंज से मैं ज़्यादा वैल्यू ले लेता हूँ कम, तो एरर आएगा। उस एरर को हम कहते हैं अंडरफ्लो एरर। ये आप सेकंड ईयर में जाके अपने इस कंसेप्ट को मज़ीद बेहतर करेंगे कि अंडरफ्लो एरर और ओवरफ्लो एरर क्या होता है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, साइन इंट, फिर अनसाइन इंट, ये लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही होता है। जो स्टूडेंट अनसाइन इंट है, इसमें सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होगा। और अनसाइन इंट से मुराद ये है कि जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ उसकी डाटा टाइप जब मैंने अनसाइन लिख दिया, अब यहाँ पे अनसाइन कीवर्ड, अनसाइन इंट, किसी भी वेरिएबल से पहले
मैं अनसाइन इंट लिख देता हूँ, तो इट्स मीन दैट कि ये मेरा ऐसा वेरिएबल है जिसमें सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करवा सकता हूँ, और उसकी रेंज ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो है इसकी ये रेंज है। फिर स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम बात की थी फ्लोट पॉइंट वेरिएबल, फ्लोटिंग नाम से ज़ाहिर है, जिसमें पॉइंट हो, अशारिया हो, और 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन। इट्स मीन दैट के पॉइंट के बाद ये मैक्सिमम 6 डिजिट प्रिंट करवाते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है फ्लोट f = 3.7। जब मैं इसको कोड ब्लॉक में टाइप करूँगा, आगे चल के हम इसको टाइप करके भी देखेंगे, ये मुझे आउटपुट क्या देगा 3.7, और इसके साथ 5 0 लगा के ये 6 डिजिट पूरे करेगा। और इसमें भी आप पॉइंट में भी वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। जो स्टूडेंट पॉजिटिव वैल्यू, इसकी रेंज क्या है 3.4 × 10⁻⁻⁸, और नेगेटिव उसकी रेंज क्या है 3.14 × 10⁻⁻38। ये MCQ पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स हैं उसकी रेंज क्या है, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह लेता है, 4 यूजेस ऑफ 4 बाइट ऑफ मेमोरी। ये सारे आपके MCQs हैं। इंटीजर के लिए कीवर्ड इंट, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट, करैक्टर के लिए CHR, ये MCQs हैं सारे। इसी तरह हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट बात की थी कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं उसकी टाइप हम अगर 4 कर देते हैं करैक्टर, तो करैक्टर कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह लेता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। यानी जब भी मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे जैसे लिया हुआ 4C = A सिंगल कोटेशन, यहाँ 4 क्या है, ये वेरिएबल के डाटा टाइप है करैक्टर। मैंने उस लोकेशन को बाउंड कर दिया कि मैं जो डाटा स्टोर करवाऊंगा वो एक सिंगल करैक्टर होगा। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, सिंगल करैक्टर, कलेक्शन ऑफ करैक्टर नहीं। उसके लिए हम आगे चल के, हमारे खैर सिलेबस में नहीं है, मगर आपको मैं एक आध एग्जाम्पल करवा दूंगा। जब हम स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हम जो है वो फिर कलेक्शन ऑफ लेटर उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो 4 यहाँ पे डाटा की टाइप है, C वेरिएबल का नेम है, A क्या है करैक्टर कांस्टेंट। याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, इंटीजर कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट किसको मिलता है, वेरिएबल को, और वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। वैल्यू ज़हन में रखें स्टूडेंट, राइट टू लेफ्ट, यानी A जो है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, C के अंदर, ठीक है। तो CHR इज़ द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, C वेरिएबल का नेम है, A क्या है मेरा करैक्टर कांस्टेंट, और करैक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोटेशन में बंद होता है, और उसके बाद आपने सेमीकोलन डालना है, ठीक है। सिंटैक्स का ख्याल रखना है, जब तक आप किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं डालेंगे स्टूडेंट, वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर आप सेमीकोलन नहीं डालते तो कंपाइलर एरर देगा, और उस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम चलते हैं जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम वेरिएबल्स के रूल्स की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ अ वेरिएबल, डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। यानी हर वेरिएबल जो आप लेते हैं उसके कुछ रूल हैं, उन रूल्स को हम ओबे करेंगे। अगर हम उन रूल्स को ओबे नहीं करते तो कंपाइलर हमें एरर देगा, और उस एरर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, हमारा वो सिंटैक्स एरर है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। उसमें सबसे पहले तो देखें, जब हम रूल्स की बात करते हैं तो ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स आपके अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकती है, एंड अंडरस्कोर। आप किसी वेरिएबल के नेम के दरमियान आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, कि मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ A_, यहाँ नीचे अंडरस्कोर A28, ये वेरिएबल का नाम ठीक है जी। अंडरस्कोर भी बीच में डाल सकते हैं, डिजिट भी डाल सकते हैं, मगर डिजिट हमेशा शुरू में नहीं आना चाहिए। ए वेरिएबल नेम बिगन विद द लेटर, हमेशा जो वेरिएबल का नाम है वो किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। R_, से भी आप शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर डाल के आगे कोई भी आप जो है वो वेरिएबल का नाम लिख दें, ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है जी। बार क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, तो अंडरस्कोर भी आप शुरू में डाल सकते हैं। इट कैन नॉट बिगन विद द डिजिट, आपका ये वेरिएबल गलत है, आप लिखते हैं जी 7A, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ये गलत है। A7 ये वेरिएबल का नाम ठीक है, A7 लिखते हैं तो ये करेक्ट वेरिएबल है, तो 7A जो है ये करेक्ट वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल के ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा
कि वेरिएबल का नाम जो है बिगन विद अ डिजिट, ये नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बिगन विद अ डिजिट। ए रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम, बस इंट है, 4 है, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। आप किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते। तो वेरिएबल नाम कोई भी हो सकता है आपका, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स आपके अपर केस में हो सकते हैं, लोअर केस में हो सकते हैं, कोई डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर आप शुरू में लगा सकते हैं, और वेरिएबल का नाम आपका जो है वो अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है, मगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उससे पहले जो है वो आपने डिजिट स्टोर नहीं करना, और जो रिजर्व वर्ड है उसको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो ये आपने पॉइंट, जब भी वेरिएबल का नाम लेना है तो इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है। देर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी, कोई कानून नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम जितना मर्जी ले लें, आपकी मर्ज़ी। मगर एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है कि वो वेरिएबल का नाम छोटा लेता है, ये ना कि उसको पूरा टाइम वेरिएबल का नाम लिखने पे लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितना छोटा वेरिएबल होगा, जैसे मैंने यहाँ एज एग्जांपल लिए हुई हाइट वेरिएबल का नेम है, एवरेज वेट अंडरस्कोर var1, ये वेरिएबल का नेम है। तो एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये भी है कि जब भी वेरिएबल का नाम ले तो वो थोड़ा सा रिलेटेड ले, जैसे हाइट किसी हाइट फाइंड करनी तो वेरिएबल का नाम हाइट रख लें, एवरेज हाइट रख लें, सिंपल नेम रखें। तो यहाँ अगर लिखा बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर द वेरिएबल नेम टू फॉलो अ गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस, कि एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानियों में ये भी एक निशानी है कि वो जब भी वेरिएबल का नाम लेता है तो छोटा लेता है, और थोड़ा सा जिस वर्किंग के लिए, जिस काम के लिए उस वेरिएबल का नाम ले रहा है उससे थोड़ा सा रिलेटेड होना चाहिए। अब स्टूडेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेयर करवाना। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं। जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाएंगे, लाइक ये हम छोटा सा यहाँ पे ये मैंने सी कोड ओपन किया, तो हम सबसे पहले क्या ऐड करवाते हैं जी, हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरी क्या है जी, हेडर फाइल है। ठीक है, तो जब भी मैंने प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अपनी हेडर फाइल ऊपर ऐड करनी। हेडर फाइल हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुकी हैं, ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। जितना भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर काम करना होता है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड या और मैथमेटिकल वर्किंग, तो उसकी डिस्क्रिप्शन इस हेडर फाइल के अंदर शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद आपने अगला स्टेप, हमारा मेन सेक्शन शुरू हो जाता है, वाइड मेन, और ये मेरा कौन सा सेक्शन है, मेन सेक्शन। इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, हेडर फाइल के बाद भी आपने कर्ली ब्रैकेट ये नहीं लगानी, सेमीकोलन इसके बाद भी नहीं लगानी। फिर हमारा एक्चुअल प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, वाइट, और ये मैंने प्रोग्राम जो अपना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। जब तक मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाऊंगा, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है कि मैंने कंपाइलर को बताना है कि मैं कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी इंट, मैंने उसको बताया कि मेरे 2 वेरिएबल हैं a b कॉमा सम, ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। तो ये मैंने स्टूडेंट क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। ठीक है, ये मैंने कंपाइलर को, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है ये कंपाइलर को हम इंटीमेट कर रहे हैं कि मैं अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में 3 वेरिएबल ले रहा हूँ और उसकी टाइप क्या है, डाटा की टाइप क्या है, इंट। और मैंने बताया था कि जब हम डाटा की टाइप को आगे सिर्फ इंट लिखें, इससे क्या मुराद, हमारा साइन इंट है कि इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू से। तो ये लाइन को हम क्या कहेंगे, हमारी वेरिएबल की ये डिक्लेरेशन है कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। तो आगे चलते हैं मज़ीद अपनी रेगुलर स्लाइड पे, फिर साथ साथ मैं ये आपको प्रैक्टिकली भी करवाता रहूँगा। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि जिसमें मैं क्या करूँ, स्पेसिफाई करूँ। मैंने देखिए स्पेसिफाई किया हुआ कि मेरे ये 3 वेरिएबल हैं a b और सम, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। और अगर मैं यहाँ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेता हूँ तो इंट की जगह पे क्या लिखूँगा, char। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इन वेरिएबल के साथ क्या लिखूँगा, फ्लोट। ठीक है, बेसिक हम स्टूडेंट 3 ही यूज़ करेंगे, और भी होते हैं लॉन्ग एंड साइन एंड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बेसिकली मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर करवाया है। तो ये डेफिनेशन दोबारा सुने, द प्रोसेस ऑफ, कहता है ऐसा प्रोसेस
जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या है, जैसे मैंने वहाँ इंट ए बी सम लिया हुआ, एंड इट्स टाइप, और इसकी टाइप मैंने क्या लिखी है, इंट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी अगर आप सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो इतना लिख दें कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को मखसूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल। अब ये इन्फॉर्मेशन हम किसको दी, मैंने कंपाइलर को दी है कि भाई मैं ये वेरिएबल लेने जा रहा हूँ, और उसकी जैसे मैंने अभी कोड ब्लॉक ओपन किया था, ए बी कॉमा सम, ये मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं और तीनों की टाइप के इंट। वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में जब तक मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाऊंगा मैं आगे नहीं चलूँगा। मैंने पहले क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। ये कंपाइलर को मैंने बता दिया कि इंट ए बी सम मेरे 3 वेरिएबल हैं, और ये इन्फॉर्मेशन मैं किसको दे रहा हूँ, कंपाइलर को, कि कंपाइलर को मैंने बताया कि ये मेरे वेरिएबल्स हैं। वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूज इन ए प्रोग्राम। यानी अब इन 3 वेरिएबल्स को, ए बी और सम को, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड गिविंग इट्स अ वैलिड नेम। कोई भी वैलिड नेम दे दें, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, परसेंटेज। पहले उसकी डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम। तो जैसे यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है कि आप पहले क्या देंगे, डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम। आगे उसकी एग्जांपल्स है, इंट, मार्क्स, जैसे मैंने कोड ब्लॉक में लिया भी हुआ था, अनसाइन इंट, एज। अब अनसाइन इंट क्या है, डाटा की टाइप है। अनसाइन से क्या मुराद है कि एज एक वेरिएबल नेम है, मगर इस वेरिएबल के नेम में जो मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। किसी एज बंदे की एज नेगेटिव तो नहीं होती ना। फिर हाइट, हाइट यहाँ वेरिएबल का नेम है और उसकी मैंने डाटा टाइप क्या रखी हुई है, फ्लोट। यहाँ पे 4 करैक्टर और मैरिटल स्टेटस ये वेरिएबल का नेम है। तो हमने कोड ब्लॉक में भी इसको देख लिया। मल्टीपल वेरिएबल सेम डाटा टाइप में आल्सो भी डिक्लेयर इन द सिंगल स्टेटमेंट। खैर मैंने तो वहाँ मल्टीपल लिए हुए थे, आप जैसे मैंने यहाँ पे इंट लगाया हुआ है, ए बी सी, 3 वेरिएबल मैंने ए की लाइन में ले, अलग-अलग भी ले सकता हूँ। इंट ए एंटर करके नीचे आ जाऊँ, एंटर इंट बी, इंट सी, इस तरह जो स्पेस बच जाती है। तो आप अगर आपके जो वेरिएबल उनकी डाटा टाइप जो है एक जैसी है, तो आप स्टूडेंट कोशिश करें कि वो तीनों चारों जितने भी वेरिएबल आप ले रहे हैं वो एक ही लाइन में डिक्लेयर कर लें। जैसे यहाँ पे 4 डाटा टाइप है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ये 2 वेरिएबल है, मगर इन दोनों उन वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, करैक्टर। इट्स मीन दैट उसके अंदर एक करैक्टर स्टोर होगा। ज़हन में रखें, कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपने, इसको रट्टा नहीं लगाना। जब आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको सी लैंग्वेज समझ आएगी कि मैरिटल स्टेटस, जेंडर आर द 2 वेरिएबल्स और उसकी डाटा टाइप 4 है। इससे मुराद है कि सिंगल करैक्टर आप देंगे, आप कलेक्शन ऑफ करैक्टर इसके अंदर नहीं देंगे। जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, मैरिटल स्टेटस मैरिड होगा यानी एम, या अनमैरिड यू लिख सकते हैं आप, एक वेरिएबल वैल्यू देंगे। इसी तरह फ्लोट, हाइट और परसेंटेज। ए वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इस डाटा। मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है और उसकी डाटा दे दूँ मैं प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे एरर देगा। कि मैंने सपोज करें कि आप कहीं पे भी जाके कोई ऐसा काम कर दिया कि मैं कहता हूँ जी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करवाए। तो जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाएंगे, साथ उसको मैंने वैल्यू दे दी, तो मुझे एरर शो करेगा कंपाइलर। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब हम एक दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लेते, उसको यूटिलाइज करवा लेते, फिर उसकी हम डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। अब आगे एग्जांपल दी हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हैश हेडर फाइल के शुरू में रूट डालना, इंक्लूड मीन शामिल करो, वाइड मेन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, इंट नंबर, ये एक इंट यहाँ पे क्या है, डाटा टाइप, नंबर क्या है, वेरिएबल, फ्लोट, हाइट, फ्लोट क्या है, डाटा टाइप, हाइट क्या है, उसका वेरिएबल का नेम है। अब हम करते हैं इनिशियलाइजेशन, कि मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। अब इनिशियलाइज मीन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देना। सपोज करें कि मैंने यही वेरिएबल लिए हुए हैं, अब ये मेरी लाइन क्या कहलाएगी, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। अब मैं इसको इनिशियलाइज करवाता हूँ, क्या करता हूँ जी, a इज इक्वल टू 100। अब मैंने क्या किया, अपने उस वेरिएबल को वैल्यू दे दी। 100 क्या है, कांस्टेंट, a क्या है मेरा वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है। तो वेरिएबल को वैल्यू साइन करवा देना, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। तो 100 किस में स्टोर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट वैल्यू साइन होती है। 100 a में स्टोर हुआ,
फिर मैं दूसरा लेता हूँ जी, b इज इक्वल टू 200। इट्स मीन दैट मैंने क्या किया, a की वैल्यू में 100 स्टोर करवा दिया, b की वैल्यू में क्या करवा दिया 200। फिर उसको मैं सम कर लेता हूँ, सम इज इक्वल टू a प्लस b, मैंने दोनों नंबरों को सम कर लिया। तो ये वाली जो लाइन नंबर 4 है ये क्या कहलाएगी, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, वेरिएबल की हम ये लाइन नंबर 4 डिक्लेरेशन, और लाइन नंबर 5 और 6 पे मैंने क्या किया है, उसको इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद होगा कि वेरिएबल्स को वैल्यू दे देना ताकि अगला हमारा काम शुरू हो सके, इसको हम वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो दोबारा आए अपने स्लाइड पे, तो डेफिनेशन दोबारा देखें, असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सिंपल सी बात है, कोई इसको रट्टा लगाने वाली बात नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद उसको वैल्यू असाइन करवा देना। जैसे मैंने a इज इक्वल टू 100 b 200 अभी कोड ब्लॉक में इंस्टॉल किया था, इस प्रोसेस को कहेंगे कि वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करवा दिया। सी लैंग्वेज अलाउ अस टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर दैट। अब ये सी लैंग्वेज हमें ये भी सपोर्ट करती है, ज़रा देखिएगा कि मैंने ये दोनों काम मैं एक ही जगह करवा लूँ, कि मैं बजाय के यहाँ पे मैंने पहले क्या करवाया है, उसको डिक्लेयर करवाया, फिर मैंने इनिशियलाइज करवाया, तो ये काम मैं यहीं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ज़रा देखिएगा कि मैं यहीं वैल्यू दे दूँ, a इज इक्वल टू 100, फिर कॉमा लगा रहने दें, फिर बेटा मैं यहाँ करता हूँ b इज इक्वल टू 200। अब देखें ये मैंने दोनों काम एक ही जगह कर दिए, बजाय कि मैं पहले इनिशियलाइज करवाता, डिक्लेयर करवाता, फिर मैं इनिशियलाइज करवाता, मैंने यहीं पे उसको क्या कर दिया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑन द सेम लाइन। ये मैंने दोनों काम एक ही लाइन पे कर दिए कि इंट a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, फिर मैंने नीचे जाकर उसको कहा कि a और b को ऐड करो, राइट टू लेफ्ट वैल्यू किसको असाइन करवाओ, सम को, और फिर उसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ जी प्रिंट एफ, इसको प्रिंट करवाओ, और फिर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, आगे चल के हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पे बात करेंगे, परसेंटेज डी, मैं इसको कहता हूँ जी इसको प्रिंट करवाओ, परसेंटेज डी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्यों है, इंटीजर है, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी इस सम को प्रिंट करवा दो, और फिर जो है उसको मैं यहाँ सेमीकोलन डालता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने सेमीकोलन डाला, और अब ये क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मुझे कहेगा जी कहाँ सेव करना है, इसको मैं कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं इसका नाम कोई सा भी दे देता हूँ, डिक्लेयर ही दे देता हूँ, DEC.C, फिर उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको मैं कंपाइल करूँगा। मैंने इसको कंपाइल किया, उसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया। फिर यहाँ पे उसको मैं जाके रन करूँगा। अब देखें उसने मुझे आउटपुट दी 300, अगर आपको नज़र आ रही होगी ये 300 आउट, बिल्कुल ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा 300। अच्छा, ये आप ऐसा किया करें कि अगर सपोज़ अगर आपको आउटपुट सही नज़र नहीं आती, आप चाहते हैं कि पहले वाला डाटा क्लियर हो जाए, तो फिर आप ये वाले हेडर फाइल भी ऐड कर लिया करें, इंक्लूड। ठीक है, दूसरी हेडर फाइल कौन सी, कंसोल CONIO.h। ठीक है, ये ऐड करें। फिर यहाँ पे जाके आप गेट ch लगा दें, गेट ch, ये हमारा फंक्शन है, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। अब क्या होगा, इसको सेव कर लें, इसको आप यहाँ बटन से भी सेव कर सकते हैं। अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब देखें ये 300 आपको स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ रही होगी, ये 300। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। तो ये एक ही जगह पे आप दोनों काम कर सकते हैं, वेरिएबल को आप इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं और वेरिएबल को आप डिक्लेयर भी करवा सकते हैं ऑन द सेम लाइन। अब आए अपनी स्लाइड पे, ये कंसेप्ट आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो उसने कहा जी सी लैंग्वेज अलाउ अस टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल एट बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर द डिक्लेयर, दोनों टाइम कर सकते हैं, इशू नहीं है। डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। आगे अब एक एग्जांपल है कि सपोज ये ऐश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन इंट नंबर, ये देखें ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर भी किया और इनिशियल, आगे मैंने ये कमेंट्स लगाए हुए हैं। इसी तरह फ्लोट हाइट, ये मैंने एक वेरिएबल क्या किया हुआ है, सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। 4 ग्रेड इज इक्वल टू a, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया हुआ। तो ये काम आप दोनों, ज़रूरी नहीं कि आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें फिर उसको इनिशियलाइज करें। तो डिक्लेयर से मुराद यह है कि कंपाइलर को बताना कि मेरी वेरिएबल के डाटा टाइप की और कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है, और इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाना।
ठीक है जी। तो अब इस लेक्चर को एक दफ़ा हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि चूँकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको समझ आ जाए। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले वेरिएबल्स के रूल्स की बात की कि वेरिएबल का नाम जो है वो बोथ अपर केस और लोअर केस में होना चाहिए और शुरू में आप अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर, मगर इससे पहले डिजिट नहीं आना चाहिए। मसलन 7A 20B 30 स्कूल, ये वेरिएबल का नाम नहीं है। हाँ, स्कूल 30 ये वेरिएबल का नेम है, तो इससे पहले अंडरस्कोर डाल सकते हैं। रिजर्व वर्ड को आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। रिजर्व वर्ड मीन जो भी ऐसे वर्ड 32 वर्ड्स बनते हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। अगर आप उनको एज अ वेरिएबल नेम लेंगे तो आपको वो एरर, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वेरिएबल को आपने कितना लंबा लेना, मगर एक अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है कि वो वेरिएबल का नाम एक कंसाइज फॉर्म में छोटा लेता है, जैसे हाइट, एवरेज वेट, VAR, ये सारे क्या हैं वेरिएबल के नेम है। फिर हमने बात की कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि हमने वेरिएबल का नाम, उसकी डाटा टाइप किसको बताना, कंपाइलर को। ये वाले वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसकी ये डाटा टाइप है और ये कंप्यूटर की मेमोरी में इतनी स्पेस लेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली किसको बताता है, कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन क्या है। वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था कि आप दोनों सूरतों में, जैसे मैंने आपको कोड ब्लॉक में, ये दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने कोड ब्लॉक में, ये आपको ये देखें, ये मैंने एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों की है। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने करैक्टर टाइप वेरिएबल लेना है तो करैक्टर टाइप वेरिएबल ले लें, जो भी आपने वेरिएबल लेना है। तो सपोज़ मैंने कोई करैक्टर टाइप वेरिएबल लेना है, मैं यहाँ कहता हूँ जी, देखें ये तो मैंने इंट की एग्जांपल ली है ना, मैं कहता हूँ जी 4 इज़ टू 4, उसके बाद वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ। वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ मैं जेंडर, GENDER, जेंडर इज़ टू, सिंगल कोटेशन में आपने डालना है। आप कोई सा भी जो उसका सिंगल कोटेशन ले सकते हैं। आप कहते हैं यहाँ पे A, सिंगल कोटेशन मैंने क्या लिया जी, A लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, ये लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लूँगा, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C और यहाँ मैं प्रिंट करवाऊँगा जेंडर। ठीक है जी, और इस तरह आप कोई भी डाटा टाइप जो उसकी जो है वो आप उसके मुताबिक उसको ले सकते हैं। एज सच इशू नहीं, ये मैंने सेमी कॉलन यहाँ डाला, लिहाजा उसने मुझे एरर दिया। ठीक है जी, अब ये देखिए A आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, A आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। ये मेरी डाटा टाइप कौन सी होगी, मेरी करैक्टर डाटा टाइप। तो इस तरह आप जैसे मर्ज़ी उसको वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवाते जाएँ, इनिशियलाइज़ भी करवाते जाएँ, एज सच उसका कोई इशू नहीं होता कि आप दोनों का काम एक ही दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसकी एग्जांपल है डिक्लेयरिंग वेरिएबल की। इसका सिंटैक्स क्या होगा, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, इंट, मार्क्स, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट क्या है डाटा टाइप, एज उसके वेरिएबल का नाम है, फ्लोट, हाइट, फ्लोट क्या है डाटा टाइप, हाइट उसके वेरिएबल का नाम है। 4 मैरिटल स्टेटस, 4 क्या है डाटा की टाइप है, मैरिटल स्टेटस वेरिएबल का नाम है। और हम एक ही लाइन में भी तमाम वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मैच, हम जब तक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाएंगे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। फिर हमने बात की कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और C लैंग्वेज जो है, ये दोनों बहुत काम जो है वो डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा कर सकते हैं। आगे ये हमने उस एग्जांपल की थी, वाइड, मेन, इंट, नंबर, ये डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन दोनों हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपने भी ये करना कि अपने नोट्स सामने रखने हैं, अपनी बुक सामने रखनी है, तो कोशिश ये होगी कि हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।